पिछले दिनों मैंने एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पर, जिसका विषय था कि जो ग्राम कचहरी न्यायमित्र हैं या ग्राम कचहरी सचिव हैं, वो अपना साइड इनकम किस प्रकार क्रिएट कर सकते हैं। साइड इनकम क्रिएट करने का जो सोर्स था, उन सोर्स में से एक सोर्स मैंने बताया था कि आप ग्राम कचहरी के अंदर या पुलिस स्टेशन के अंदर जो लिखित शिकायत दर्ज की जाती है, उसके लिए जो एफआईआर एप्लीकेशन या जो फर्द बयान सबमिट की जाती है, वो आप एफआईआर एप्लीकेशन लिखकर भी साइड इनकम क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि ग्रामीण स्तर पे बहुत सारे लोग आमतौर पर जो है आपसे ये काम करवाएंगे और जिसके बदले में आप उनसे कुछ फीस भी चार्ज कर सकते हो। तो उस पर्टिकुलर वीडियो पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि सर एक पर्टिकुलर वीडियो अपलोड कीजिए कि एफआईआर एप्लीकेशन जो है किस प्रकार लिखा जाना चाहिए जो इफेक्टिव हो और उसका एक पर्टिकुलर फॉर्मेट क्या है। तो आज मैं आप सभी के बीच सेम टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं कि एफआईआर एप्लीकेशन यानी फर्द बयान जो है किस प्रकार लिखा जाना चाहिए, जो आमतौर पर पुलिस स्टेशन के अंदर और ग्राम कचहरी के अंदर या किसी भी पर्टिकुलर प्राइवेट या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर दिया जाता है, या कोई नॉर्मल जो आवेदन लिखा जाता है, आमतौर पर ग्रामीण स्तर पे तो हिंदी में ड्राफ्ट किया जाता है, तो पर्टिकुलर हिंदी लैंग्वेज में किस प्रकार से लिखा जाना चाहिए जो इफेक्टिव हो और कहीं ना कहीं कारगर साबित हो। हालांकि जो एफआईआर एप्लीकेशन है, जो आवेदन लिखा जाता है फर्द बयान, उसका लिखने का जो तरीका है वो सभी का अलग अलग हो सकता है। उसका कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं है, या जो विवाद है, जो डिस्प्यूट है, या जो भी स्टोरी है, पर्टिकुलर जो घटना है, वो कुछ डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है। तो उस बेसिस पर जो घटना है उसकी स्टोरी जो है डिफरेंट हो सकती है, बट जो तरीका है, जो फॉर्मेट है, वो मैं आप सभी को बताने वाला हूँ कि इस तरह से जो है इफेक्टिव एप्लीकेशन लिखा जाना चाहिए, इफेक्टिव एफआईआर आवेदन लिखा जाना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करूं उससे पहले आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सोच रहे होंगे किस बात के लिए शुभकामनाएं दे रहा हूं। सबसे पहली चीज ये है कि ये जुलाई 2025 है और आप सभी को पता होगा कि 1 जुलाई 2024 से ही पूरे देश भर में न्यू क्रिमिनल लॉ लागू हो गए थे, यानी इन्फोर्स हो गया था। न्यू क्रिमिनल लॉ दैट मीन्स बीएनएस, बीएनएस, बीएनएसएस एंड बीएसए, राइट। ये जो है ये न्यू क्रिमिनल लॉ, यानी आईपीसी 1860 के बदले बीएनएस 2023, सीआरपीसी 1973 के बदले बीएनएसएस 2023 एंड इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 के बदले बीएसए 2023। यानी वो जो ओल्ड क्रिमिनल लॉ थे, आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट, उसके बदले हमारे पास जो है पूरे देश भर में बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए न्यू क्रिमिनल लॉ पूरे देश भर में 1 जुलाई 2024 से ही इन्फोर्स हो गया था, यानी लागू हो चुका था। हालांकि इनेक्ट तो हो गया था 25 दिसंबर 2023 को ही, लेकिन जो लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2024 से, दैट मीन्स जुलाई मंथ में लागू हो गया था और ये जुलाई 2025 है। तो इसीलिए ये जो जुलाई महीना है ये कहीं ना कहीं एक प्रकार से समझिए एनिवर्सरी है न्यू क्रिमिनल लॉ लागू होने का। पहली तो ये इसके लिए शुभकामनाएं। दूसरी शुभकामनाएं हमारी और आपकी जो प्लेटफॉर्म है लॉ इज सुप्रीम, इसकी जो स्टेब्लिशमेंट डेट है वो भी 1 जुलाई 2024 है, राइट। तो इसके हिसाब से भी यानी जुलाई मंथ में ही मैंने ये लॉ सुप्रीम प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया था, आगाज किया था। तो इसका मतलब हो गया ये जो है जुलाई मंथ 2025 है, दैट मीन इसका भी 1 साल हो गया। यानी ये जो लॉ सुप्रीम प्लेटफॉर्म है इसके भी 1 साल पूरे हो गए हैं। तो ये दोनों जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो खुशखबरी है, इसके लिए आप सभी को और मैं खुद को भी ढेर सारी शुभकामनाएं दे रहा हूँ। अब बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए एफआईआर एप्लीकेशन जो लिखा जाता है ना, उसका क्या है, स्टोरी अलग अलग हो सकता है, या किसी का लिखने का तरीका अलग हो सकता है, किसी का फॉर्मेट अलग हो सकता है, लेकिन जो पर्टिकुलर जो तरीका होता है वो मैं आप सभी के सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे सामने जो ग्रामीण स्तर पे जो आमतौर पर जो आते हैं स्टोरी, जो घटना जो आते हैं ना, वो आमतौर पर क्या होता है, दारू शराब पीकर नशे में गाली गलौज करना, मारपीट करना, है ना, या कोई किसी को जो है किसी कोई अवैध हथियार रख रहा है और वो अवैध हथियार के साथ जो है किसी को डरा रहा है, धमका रहा है ना, जान से मारने की धमकी दे रहा है, वगैरह वगैरह। मतलब कहानी बहुत सारे लंबा हो सकता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट कहानी हो सकता है, बट मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि आमतौर पर जो घटना ग्रामीण स्तर पे जो होती है, और वो जो घटना है वो ज्यादा से ज्यादा किस मामले में आते हैं, मारपीट, गाली गलौज इत्यादि के संबंध में। तो जो देखिए ये है एफआईआर एप्लीकेशन, राइट। यानी एफआईआर एप्लीकेशन जो है लिखित शिकायत, लिखित आवेदन, ये हम थाना में भी देते हैं या ग्राम कचहरी में भी दे सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई जगहों पे दिया जाता है।
इसको आप फर्द बयान भी कह सकते हैं। आमतौर पर जो कानूनी भाषा है उसमें जो है इसको फर्द बयान कहा जाता है, राइट। सबसे पहले आपको क्या करना है, A4 साइज का एक पेपर लेना है, उसको फोल्ड कर लेना है लेफ्ट साइड में, ताकि कुछ स्पेस बच जाए। जो FIR रजिस्टर किया जाता है तो वो लिखा जाता है, उसके लिए थोड़ा फोल्ड कर देना है। उसके बाद जो है आपको इधर लिखना है, क्या लिखना है, किस तरह से, सेवा में श्रीमान थाना अध्यक्ष महोदय, जिस थाना में आप दे रहे हो आवेदन, उस थाना का नाम, थाना जैसे यहाँ पे दिया मैंने रानीगंज अररिया, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम, ठीक है, यहाँ पे थाना का नाम, यहाँ डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो ये जो है इस तरह से लिखा जाता है। लेकिन अगर आप मान लो ग्राम कचहरी में दे रहे हो, ठीक है, ग्राम कचहरी में आवेदन दे रहे हो, तो वहां पे क्या लिखना है, सेवा में श्रीमान सरपंच महोदय, या अगर कोई फीमेल है सरपंच तो वहां पे लिखना है सेवा में श्रीमती सरपंच महोदया। और जिस ग्राम कचहरी में दे रहे हो तो उस ग्राम कचहरी का नाम लिखना है, ग्राम कचहरी ये और उस डिस्ट्रिक्ट का नाम। तो इस तरह से जो है ऊपर वाला इस तरह से लिखा जाना चाहिए। यहाँ पे आपको नीचे में देना है विषय, जो हम आवेदन दे रहे हैं वो किस विषय में, उसका मुख्य जो समराइज करके है, समरी है, वो लिखना है। यहाँ पे क्या है, मारपीट के संबंध में मैंने विषय दे दिया। मतलब ये मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि इस तरह से लिखा है। अगर कहानी लंबा है, कुछ बड़ा घटना है तो करके लिख सकते हो, है ना। तो उसके बाद क्या लिखना है, महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं राम कुमार, यहाँ मैंने ऐसे ही दे दिया है, जो व्यक्ति इन्फॉर्मेंट होगा, जो कंप्लेनेंट होगा, उसका नाम यहाँ पे देना है, राम कुमार, उम्र 26 वर्ष, पिता दशरथ सूर्यवंशी, साकिन रामगढ़, वार्ड नंबर 6, पोस्ट अयोध्या, और ये हो गया ब्लॉक रायगंज, ये डिस्ट्रिक्ट अररिया, बिहार का स्थायी निवासी हूँ। ठीक है, यहाँ तक तो सबको लिखना है जो भी है। अब यहाँ पे लिखना अभियुक्त। अभियुक्त में जो इन्फॉर्मेंट है वो किसको अभियुक्त बनाना चाह रहा है, उसका नाम यहाँ पे। तो अभियुक्त हो गया पहला में भरत कुमार, उम्र 30 वर्ष, लक्ष्मण कुमार, उम्र 32 वर्ष, दोनों का पिता दशरथ सूर्यवंशी, राइट, साकिन रामगढ़, वार्ड नंबर 4, पोस्ट अयोध्या, रायगंज अररिया का स्थायी निवासी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने अभियुक्त 2 बनाया है, फर्स्ट एंड सेकेंड। हो सकता है किसी कांड में, किसी घटना में 10 या 15 या 20 या 25 या 40 या 50 भी एक्यूज हो सकता है, 50 अभियुक्त भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको 50 का ब्यौरा यहाँ पे देना होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 अभियुक्त बनाया, अभियुक्त का डिटेल यहाँ पे दे दिया। अब यहाँ से क्या लिखना है, अब यहाँ से स्टोरी लिखना है। क्या स्टोरी है, यह कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। ये बात कौन कह रहा है, ये राम कुमार। ठीक है, मजदूरी कर अपना परिवार चलाता हूँ तथा उक्त अभियुक्त आए दिन दारू शराब पीकर गाली गलौज करता है। अपने बारे में बता दिया कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ, मजदूरी कर अपना परिवार चलाता हूँ, लेकिन जो अभियुक्त है वो आए दिन दारू शराब पीकर गाली गलौज करता है। अब क्या घटना दे रहा है, देखिए, दिनांक 3/7/25 को, यहाँ पे डेट कुछ भी हो सकता है, जिस डेट में वो घटना हुआ, 3/7/25 को करीब 10 बजे सुबह मैं अपने काम पर जा रहा था कि अभियुक्त क्रमांक 1 यानी भरत कुमार, ठीक है, अभियुक्त क्रमांक 1 भरत कुमार मेरे रास्ते में आकर मुझे गंदी गंदी गाली देने लगा। वह शराब के नशे में धुत था। मैंने उसे समझाया किंतु वो नहीं समझा और अपना साथी अभियुक्त क्रमांक 2 लक्ष्मण कुमार को बुला लिया और मुझे गाली देने लगा। मैं उन दोनों से मुंह लगाना ठीक नहीं समझा, परंतु दोनों मिलकर मेरे साथ मारपीट हाथापाई करने लगे। ठीक है, उनके हाथ में लाठी था, ये भी मेंशन कर दिया कि हथियार था उसके हाथ में, जो मेरे सर पर लगा और मेरे सर से खून निकलने लगा। मतलब दोनों जो है आके मारपीट करने लगा और सर पे मारा, सर से खून निकलने लगा। तब तक स्थानीय लोग भी आ गए, वे दोनों भाग गया। जब तक लोग आ गए वो दोनों भाग गया। लोगों ने मुझे सदर अस्पताल में भर्ती करवाया, जिसका इंजरी रिपोर्ट भी इस आवेदन के साथ संलग्न है। यह कि उक्त अभियुक्त दबंग प्रवृत्ति के लोग हैं तथा बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना है। दोनों मुझे जान से मारने की धमकी दिया है, जिसका मुझे डर है। तो यहाँ तक जो है एक स्टोरी मैंने बता दिया कि इस तरह से ये काल्पनिक स्टोरी है। इसको आप जो अगर कोई रियल घटना है तो उसको अलग तरीके से आप स्टोरी में डिफरेंट ला सकते हो, लेकिन जो तरीका है फॉर्मेट इस तरह से। ये मैंने एक स्टोरी काल्पनिक यहाँ बनाया, यहाँ तक आपको लिखना है। इसके बाद जहां तक आपने लिखा था उसके नीचे से लिखना है। क्या लिखना है, अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उक्त घटना की जांच कर उचित कार्रवाई करते हुए मुझ गरीब को न्याय दिलाने की कृपा करें। इस हेतु मैं श्रीमान का सर्वदा आभारी बना रहूंगा। देखिए यहाँ पे अगर थाना अध्यक्ष जो है वो फीमेल है, उस कंडीशन में आपको यहाँ पे क्या देना है, श्रीमती, राइट। ग्राम कचहरी में दे रहे हो और ग्राम कचहरी में सरपंच जो है वो फीमेल है, तो यहाँ पे आपको श्रीमती देना है। जैसा जो सर्कमस्टांसेस होगा उसके अकॉर्डिंग से आपको यहाँ पे शब्द का प्रयोग करना है। इस हेतु मैं श्रीमान का सर्वदा आभारी बना रहूंगा, ये तो आपको लिखना ही है नीचे में। और यहाँ पे आपको राइट साइड में प्रार्थी देना है।
ठीक है। और उसके नीचे में यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है अपना, और यहाँ पे मोबाइल नंबर दे देना है, और यहाँ पे दिनांक, जिस डेट में आप सबमिट कर रहे हो एप्लीकेशन उस डेट, वो डेट यहाँ पे दे देना है। और इतना करने के बाद आपको पार्टी को दे देना है, और पार्टी को बोलना है कि इसका आप कॉपी करवा लीजिए, एक कॉपी चाहे 2 कॉपी करवा के रख लीजिए, और ओरिजिनल आप थाना में सबमिट कर दीजिए। अगर इंजरी रिपोर्ट है तो उसका कॉपी करवा के भी अटैच करके दे दीजिए, और इंजरी रिपोर्ट का ओरिजिनल अपने पास रखिए और इसका कॉपी अपने पास रखिए। अगर पुलिस स्टेशन में उसका रिसीविंग दिया जाता है तो वो रिसीविंग भी वो वहां से ले सकते हैं। तो ये जो है एक शॉर्ट फॉर्मेट मैंने आप सभी को बताया कि इस तरह से आप एफआईआर एप्लीकेशन या कोई भी जो नॉर्मल आवेदन लिखा जाता है वो आप जो है पार्टी को लिख कर दे सकते हो। समझिए, छोटा सा कहानी मैंने अपने काल्पनिक बनाया और उस कहानी को एक छोटा सा शॉर्ट फॉर्मेट में मैंने आप सभी को बताया। हो सकता है कहानी डिफरेंट हो सकता है कोई बड़ा घटना हो, तो वो सर्कमस्टांसेस के हिसाब से आपको वो स्टोरी वहां पे देना है, लेकिन जो तरीका होगा, जो फॉर्मेट है वो इसी तरह का होगा। अब सवाल है, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लास्ट पॉइंट मैं आप सभी के सामने डिस्कस करने वाला था। सबसे पहले तो मुझे खुशी हुई थी कि मैं आप सभी को अपडेट दूंगा, लेकिन जब अपडेट नहीं आई, फाइनल अपडेट, तो दुर्भाग्यवश मैं आप सभी के सामने वो जो टॉपिक था उस टॉपिक पे पर्टिकुलर वीडियो नहीं ला पाया, लेकिन बहुत जल्द लाने का प्रयास करूंगा। और वो बात ये थी कि ग्राम कचहरी सचिव और न्याय मित्र की सैलरी बढ़ने वाली थी, जो कि 1 जुलाई 2025 से ही प्रभावी हो जाता। अर्थात 1 जुलाई 2025 से ही आप लोग का जो मानदेय में वृद्धि होना था वो 1 जुलाई 2025 से ही स्टार्ट हो जाता, जिसको लेकर 3 जुलाई 2025 को 3 PM में मीटिंग रखी गई थी। और दुर्भाग्यवश क्या हुआ, वो जो मीटिंग था वो क्या हो गया, पोस्टपोन कर दिया गया। राइट, मीटिंग वाज पोस्टपोन। और ये जो है समझिए सबसे बड़ा दुर्भाग्य है ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय, क्योंकि इससे पहले कई जगहों पर, जैसे गर्दनीबाग पटना में या बिहार के अन्य जगहों पर भी ग्राम कचहरी सचिव और ग्राम कचहरी न्याय मित्र के द्वारा प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। ठीक है, काफी समय से प्रोटेस्ट किए जा रहे थे, जो ग्राम कचहरी सचिव संघ है उनके द्वारा और जो ग्राम कचहरी न्याय मित्र संघ है उनके द्वारा अलग अलग जगहों पर, अलग अलग लोकेशन पर बिहार के प्रोटेस्ट किए जा रहे थे। ठीक है, सभी ग्राम कचहरी न्याय मित्र और ग्राम कचहरी सचिव के द्वारा। और उस प्रोटेस्ट का परिणाम यह था कि 3 PM में 3 जुलाई को मीटिंग रखी गई है, और उसके बाद जो है फाइनल निर्णय लिया जाएगा कि कितना किसका सैलरी बढ़ेगा। जैसे सचिव का डिमांड था कि मुझे जो है 36,000 वेतनमान दिया जाए पर मंथ। न्याय मित्रों का भी वही डिमांड था कि 42,000 समथिंग जो है सैलरी होना चाहिए। ठीक है, और भी कई सारे मांग रखा गया था, जैसे कि 8 सूत्री मांग था। 8 सूत्री मांग जो है के साथ ये प्रोटेस्ट काफी समय से चल रहा था, लेकिन जो ये मीटिंग रखा गया था ये पोस्टपोन हो गया, जो कि दुर्भाग्य हुआ। और नेक्स्ट जो प्रोटेस्ट है वो गर्दनीबाग पटना में ही है, और वो डेट है 7 जुलाई। राइट, 7 जुलाई 2025 को जो ग्राम कचहरी सचिव है और जो न्याय मित्र है उन सभी के द्वारा गर्दनीबाग पटना में प्रोटेस्ट किया जाएगा, और ये 8 सूत्री मांग का ही रखा जाएगा। प्रोटेस्ट में जो मांग होगा वो 8 सूत्री मांग होगा। इसमें जो डिफरेंट है, जैसे कि सैलरी को लेकर, जो कॉन्ट्रैक्चुअल है उसको परमानेंट करने को लेकर, या अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका जो है नेक्स्ट जनरेशन है उसको अनुकंपा नियुक्ति होना चाहिए, और भी सारी चीजें हैं जिसको लेकर जो है इन विभाग के सामने, सरकार के सामने मांग रखा जा रहा है। तो क्या होता है 7 जुलाई को, और इसके बाद जो है विभाग के द्वारा या जो सरकार है उसके द्वारा क्या निष्कर्ष निकाला जाता है। अब नेक्स्ट मीटिंग जो है, डेट अभी अनाउंस नहीं हुई है, जैसे ही नेक्स्ट मीटिंग डेट अनाउंस होगी सबसे पहले मैं आप सभी को बताऊंगा। और मैं इसीलिए जो है अपडेट नहीं दे पा रहा हूं आप सभी को, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि जब तक फाइनल अपडेट नहीं आ जाता है, राइट, जब तक फाइनल अपडेट नहीं आ जाता है सैलरी बढ़ाने को लेकर, तब तक मैं आप सभी को सैलरी से संबंधित जो डाउट है वो मैं क्लियर नहीं कर पाऊंगा। और क्योंकि मेरा ये सोच है कि फेक इन्फॉर्मेशन, फेक जो है वीडियो बनाकर अपलोड करना अपना व्यूज बढ़ाने के लिए, वॉच टाइम बढ़ाने के लिए, ऐसा कोई भी मेरा उद्देश्य नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब तक फाइनल अपडेट नहीं आ जाए तब तक मैं अनाउंस नहीं करूंगा। हाँ, जैसे ही डेट अनाउंस होगा मीटिंग का तो वो बताऊंगा आप सभी को। उसके बाद जब सैलरी इंक्रीज हो जाएगा फाइनल अपडेट, तब मैं आप सभी को बताऊंगा। और इसके अलावा मैं एक पॉइंट बता रहा हूँ कि देखिए, ग्राम कचहरी सचिव तो बहुत ज्यादा संख्या में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ग्राम कचहरी न्याय मित्र ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो मैं आप सभी को कहना चाह रहा हूं, जो मेरे अंदर जो बात है कि कुछ समय का वेट कर रहा हूं, कुछ समय का वेट किया जा रहा है। इसके बाद अगर हम सभी ग्राम कचहरी न्याय मित्रों का सैलरी इंक्रीज नहीं हुआ तो हम सभी ग्राम कचहरी न्याय मित्र, मैं आप सभी के साथ हूं, और जिस भी लोकेशन में जो भी डेट हो वो उस डेट पर पहुंचूंगा। आप सभी से जो है डिस्कशन करके एक पर्टिकुलर डेट फिक्स करूंगा और लोकेशन फिक्स करूंगा। उस लोकेशन में हम खुद आप सभी के साथ जो है रहेंगे और उस प्रोटेस्ट में हिस्सा लेंगे, और जबरदस्त संख्या में जो है न्याय मित्र वहां पे मौजूद रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।